हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से अभी श्री आलोक कुमार सर जी ने बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा और एमसीक्यूज़ बेस्ड होने वाला है। तो उसी पैटर्न पर उसी को टारगेट करते हुए हम अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम एमसीक्यूज़ बेस्ड ही क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपका फ्रेंड किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हर ब्रांच का एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पर, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको नया फील नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा, आप सारे आसान क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे फ्रेंड्स। तो इसी क्रम में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं, उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 है उससे कवर कर लिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। नाम के लिए 30 हैं, पर जो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले होते हैं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले होते हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ डिटेल में, जिससे क्या हो कि बच्चों को उन सब के बारे में नॉलेज हो जाए जो उससे पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, एक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें हमसे और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हम देखेंगे 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है 31 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका बोल रहा है एम्पियर सेकेंड या एम्पियर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, एम्पियर सेकेंड, जैसे ही एम्पियर सेकेंड की बात आएगी तुरंत आपके माइंड में एक क्वेश्चन, एक फार्मूला पुटअप होना शुरू हो जाएगा, माइंड में क्लिक हो जाएगा ये फार्मूला Q बराबर IT। तो आपको पता है आई क्या होता है, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया फ्रेंड्स? आवेश का मात्रक हो गया। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से ऐसे भी पूछ सकता है कि आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, या आवेश का मात्रक है, मान लीजिए आपको आवेश का मात्रक पूछ ले, तो उसमें आपको दे रखा होगा कूलाम, तो आपका दूसरा आवेश का मात्रक होता है कूलाम। पहला क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड, दूसरा है कूलाम। दो कॉन्सेप्ट तो ये होगा। तीसरा ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि आपका जो इसी वाले फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इस वाले पर Q बराबर IT पर हो सकता है बोल दे। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है फ्रेंड्स। 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 10 सेकेंड तक, बोल रहा है 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 10 सेकंड तक, तो चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा? तो आप क्या करोगे? सिंपल आप Q बराबर IT पुट कर दोगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में आप बता देंगे फ्रेंड्स। ये तीसरा हो गया। चौथा कैसे बन सकता है? चौथा या पांचवा कॉन्सेप्ट। तो चौथा ये बोल सकता है फ्रेंड्स कि इसमें आपका जो EMF है उसका मात्रक क्या है? तो EMF का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। पावर का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? आपका वॉट होता है। और आपका अगर इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है? अभी आपने बता दिया, एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर कूलाम। बात करें एनर्जी का, तो एनर्जी का होगा जूल। ठीक है फ्रेंड्स। तो 32 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। 1 BOT यूनिट इज, एक BOT किसके बराबर होता है ये कहा गया है फ्रेंड्स। तो 1 BOT बराबर होता है 1 किलोवाट, ठीक है, आवर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें 1 BOT किसके बराबर होगा, तो 1 BOT होगा 1 किलोवाट आवर। अब मैं आपको बता दूं कि BOT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो BOT की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। फ्रेंड्स, इसका ये भी पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिएगा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पर। फ्रेंड, 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 33 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने आपको बता दिया, इससे पहले जो था एनर्जी का मात्रक, तो आपको मैंने बताया कि जूल होता है, तो यहाँ वही उसी को दोबारा फिर पूछ लिया गया फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है देखिएगा, कितना अच्छा है। ये भी कॉन्सेप्ट है कि SI यूनिट बताना है किसकी? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसकी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 34 क्वेश्चन नंबर है। 34 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 2 वायर्स A and V ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट लेंथ L and 2L have the radius R and 2R respectively, the ratio of specific resistance will be। तो सिंपल ये पूछना चाह रहा है कि दो वायर हैं जिसका मटेरियल सेम है और उसका जो लेंथ है, पहले वायर की L लेंथ है, दूसरे की 2L लेंथ है। पहले वायर का जो डायमीटर है वो R है, दूसरे का जो डायमीटर है वो 2R है। यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, मीन्स रो की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना दिया है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया है। इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। बच्चे क्या करेंगे फ्रेंड्स? बच्चे ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर देंगे वन के लिए, रो वन बराबर रो A1 R1 A1 अपॉन
L1 इससे पुट करेंगे और 2 के लिए वो कर लेंगे 2 R2 A2 अपॉन L2 और पहले से दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके और कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर उनका आएगा 1:2, पर ये गलत होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ये गलत होगा आंसर। गलत किस लिए होगा? अगर आपने कल वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि अगर किसी भी वायर है, किसी भी वायर को आप तोड़ देते हो, काट देते हो, पीट देते हो, कुछ करते हो उस वायर का, अगर उसका मटेरियल सेम है तो उसकी जो रजिस्टिविटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, रजिस्टिविटी भी सेम रहने वाली है, या फिर उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, रो की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। क्योंकि जो रजिस्टिविटी होती है वो एक जो पदार्थ है, जो कंडक्टर है या मटेरियल है, उसका वो गुण है। ये है उसकी डिटेल, इसको भी आप लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला लगाकर 1:2 को टिक करेंगे और उनका यही आंसर हो जाएगा गलत। 1:4 को पुट करेंगे फ्रेंड्स, 2 तो नहीं आएगा, 4 आएगा ये वाला। तो इसको जब वो पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा, पर आंसर होगा आपका 1:1। क्यों? क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, मटेरियल पर ही आधारित होती है आपकी जो रजिस्टिविटी होती है वो। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो ये अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, ओम्स लॉ वाला आपने लेक्चर देखा है फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको ओम्स का नियम कराया। अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ओम का नियम किसको प्रदर्शित करता है, मतलब किस वक्र को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता है कि वो लीनियर नेटवर्क होता है और लीनियर को ही फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका कर्व है वो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर करंट को डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को, और जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ आपकी करंट भी इसी के मल्टीपल में वो बढ़ती हुई चली जाती है, जिस कारण क्या होता है, एक हमको एक लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो लीनियर होगा, रैखिक होगा, इसका ऑप्शन होगा ए वाला। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो आपका चालक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो किस किस पर निर्भर करता है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूं, रो बराबर RA/L। देखिए फ्रेंड्स, रजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा और एल पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो यही आ गए। अब इनको मैच कराइए जरा, किस किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रतिरोध पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर चालक की। अब देखिए पहले में क्या बोल रहा है, चालक की विमा पर, बिल्कुल डायमेंशन पर कर रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी, तो ये डायमेंशन होगी, इसको भी मान लिया गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल मटेरियल के कंपोनेंट जो उसका कंपोजिशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। कंडक्टर अगर वायर है कॉपर का या एल्युमिनियम का या सिल्वर का, तो उस पर डिपेंड करेगी रजिस्टिविटी। क्योंकि मैंने अभी इससे शायद इससे प्रीवियस वाले में बताया, जो ये 1:1 आया था जिसका आंसर 34 क्वेश्चन नंबर, तो उसमें मैंने बताया था कि मटेरियल की, एक मटेरियल को कुछ कर दो उसकी रजिस्टिविटी सेम होती है, तो अलग अलग मटेरियल होगा तो उनकी रजिस्टिविटी अलग अलग होगी, है ना। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, फोर्थ है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक तार पर, हाँ बिल्कुल हो गया। तो क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, A, B एंड C बोथ ऑफ। ठीक है, A एंड B दोनों हो जाएगा आपका। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो आपका C वाला है, तो C क्या होगा, C एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करिएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की मैं बात करूं तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है वो किस तरह से डिपेंड करेगी, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। एक सेकंड में इसको हटाता हूँ फ्रेंड्स। R बराबर रो बराबर RA/L। मान लीजिए सपोज दैट आपका जो एरिया है वो यूनिटी मान लिया जाए, या कंडक्टर की जो लंबाई है वो 1 मीटर मान लीजिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लिया जाए, तो जो रजिस्टिविटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रतिरोध के। तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि आपका रजिस्टिविटी जो है वो प्रतिरोध पर भी डिपेंड कर सकती है ना। या फिर प्रतिरोध पर रजिस्टिविटी को ना कहकर हम बोलें कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध आपका रजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट निकल कर आ सकता है कि आपका प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करेगा। तो याद रखना, इसी को आप पलट दोगे, कौन से वाले फॉर्मूले को, इसी को आप पलटोगे, इसी फॉर्मूले को जब आप इसको पलटोगे, R बराबर हो जाएगा ρL/A। तो यहाँ से उसकी रजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा प्रतिरोध, लंबाई पर भी, और चालक तार के एरिया पर भी। इस सबको लिखते हुए चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 37 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए फ्रेंड्स, 37 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर ऑफ 20 ओम कनेक्टेड अक्रॉस
100 वोल्ट सोर्स, तो 100 वोल्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने फॉर्मूला बेस्ड। अब इसमें क्या बोल रहा है, 100 वोल्ट जो सोर्स है, मान लीजिए ये है आपका प्रतिरोध और यहाँ पर है आपका 100 वोल्ट का सोर्स, इसकी वैल्यू है 20 एम्पियर, सॉरी ओम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो पावर है वो क्या होगा। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर B²/R होता है। B की वैल्यू ये आ गई आपकी 100 और R की वैल्यू आपके पास रखी हुई है, तो आप जैसे भी आंसर आएगा उसको निकाल देंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। 38 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, वो इंस्ट्रूमेंट जो विद्युत प्रवाह को डिटेक्ट करता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उससे कहते हैं, मतलब जो सेंसिंग करता है विद्युत को, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर बात करें एमीटर की, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे एमीटर में कंफ्यूज हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एमीटर बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एमीटर की बात करें तो धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है और वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है, वाट मीटर द्वारा शक्ति को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर द्वारा आपकी जो करंट की डायरेक्शन है उसको मेज़र किया जाता है। अगर यहाँ पर एमीटर होता तो एमीटर भी आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो एक समय पर एक ही देगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन, पहली बात तो इसमें डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन को शो आपका गैल्वेनोमीटर ही करता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आप 4 क्वेश्चन निकाल पाए हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहले में आपका एमीटर किसको, जो एमीटर है वो किसको मेज़र करेगा, विद्युत धारा को, रियोस्टेट आपका रेजिस्टेंस को, वाट मीटर किसको, शक्ति को, और आपका गैल्वेनोमीटर किसको डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन बोल रहा है, प्रवाह का पता लगाता है, मतलब डायरेक्शन को डिफ्लेक्शन शो करता है, तो वो कौन करता है, आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। अगर ये बोले कि धारा को मापता है, तो धारा को मापने वाला यंत्र आपका ए हो जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इन अ सर्किट ए 33 ओम रजिस्टर कैरीज ए करंट of 2 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज। अब बोल रहा है 33 ओम का जो रजिस्टर कनेक्टेड है उसमें से 2 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका वोल्टेज है वो कितना होगा। क्या करने आया है तू, फॉर्मूला होता है B बराबर IR, यहाँ पुट कर दीजिएगा। I की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू 33 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 66 आ जाएगा आपका वोल्ट। तो आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। 40 क्वेश्चन नंबर है आपका, ए लाइट बल्ब ड्रॉज 300 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। तो ये पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब जब उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है, तब उसका जो धारा है वो कितनी प्राप्त हो रही है, उससे 300 मिली एम्पियर प्राप्त हो रही है। उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, वही फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दोगे ओम्स लॉ का। कितना ओम्स लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी, B बराबर IR लगा दो। फ्रेंड्स इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, देखें कि आप कितना सीखे हैं ना। तो आई थिंक आप सीख ही गए होंगे, तो करिएगा इसको। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। इसमें पूछा गया जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उससे पूछा गया इसमें क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि जो आपका अधिकतम विद्युत शक्ति के आंतरिक आंतरण के लिए स्रोत व आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ध्यान से कराई थी, अगर आपने ध्यान से उसको देखा है तो आप ज़रूर उसको कर पाए होंगे। मैंने आपको बताया था सोर्स प्रतिरोध बराबर लोड प्रतिरोध। बेटा तुम लोग कितना शैतान, लोड रेजिस्टेंस साथ के साथ थेवेनिन रेजिस्टेंस साथ के साथ नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ये कंडीशन होती है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। मैक्सिमम पावर, एक बार मैं बता दूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या कहती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये थ्योरम ये बोलती है कि मैक्सिमम पावर को तब हम ट्रांसफर कर सकते हैं जब उसका सोर्स वोल्टेज लोड वोल्टेज के इक्वल होगा। तब अगर लोड वोल्टेज की बात कही है तो लोड वोल्टेज के इक्वल होगा, अगर आपकी थेवेनिन वोल्टेज की बात कही है तो लोड वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज के बराबर होगा, और अगर नॉर्टन्स वोल्टेज की बात कही गई है तो नॉर्टन्स वोल्टेज आपका लोड वोल्टेज के इक्वल होगा, तभी आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर इसको डिटेल में आपको देखना है तो एक ही लेक्चर में मैंने पूरी कवर कर ली है, उसको देख लीजिएगा।
इसी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में है वो भी लेक्चर आपका। तो आप देख लीजिए कौन सा होगा आपका। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक पहला ही वाला आंसर सही है, इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पर बढ़िएगा। 42 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, इफ़ द एनर्जी इज सप्लाई फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू ए लोड ऑफ 100 ओम्स द सोर्स विल बी। बोल रहा है 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम से यदि 100 ओम वाले भार को ऊर्जा मुहैया कराई जाती है तो उद्गम होगा। ठीक है, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर 1 ओम वाले प्रतिरोध से 100 ओम वाले प्रतिरोध भार को मतलब लोड को ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा है वो सप्लाई की जाए तो होगा क्या, मतलब तो उद्गम क्या होगा, मतलब तो सोर्स क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा मैंने कुछ लाइन में लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा, ये साथ में लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ये सारा के सारा क्या है आपके, ये कीवर्ड्स हैं, यहीं से आप पकड़ेंगे। जो वोल्टेज सोर्स होता है आपका, जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है ना। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो जो रेजिस्टेंस कम होगा वही तो आपका सोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें बोला गया है ए वोल्टेज सोर्स उद्गम, मतलब वो क्या होगा, वो वोल्टेज सोर्स होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम से, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा। ये अब बच्चे कहेंगे यहाँ पर कैसे वोल्टेज सोर्स आ गया, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। तो कन्फ्यूजन में ये है, आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 होता है। अब मैंने एक बार बताया था कि अगर आपने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का मेरा लेक्चर देखा होगा फ्रेंड्स, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें आइडियल की, तो आइडियल के केसेस में क्या होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। और अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो इसी केसेस में मैंने एक बार और एक चीज़ और बताई थी वहीं पर कि अगर हम बात करें आइडियल की, तो आइडियल कोई होता नहीं है, जबकि आइडियल का केवल केस लेकर चलते हैं। आइडियल कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, केवल प्रैक्टिकल ही होता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए जो मिनिमम रेजिस्टेंस है, तो वो एक प्रकार का आपका वोल्टेज सोर्स है। तो इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो आपका सोर्स है वो क्या है, तो आपका वोल्टेज सोर्स होगा। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस वाले को। 43 क्वेश्चन नंबर है, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शनल इज नोन एज। अब क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन में बोल रहे हैं, तो हिंदी में क्या बोल रहा है, दोनों दिशाओं में एक जैसे गुणधर्म होने वाले परिपथ को कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि दोनों दिशाओं में जो आपका गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले हैं तो उसको बोलते हैं बायलैटरल नेटवर्क। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो अगर है आपके पास समय तो आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो इसको तो आप कंटिन्यू देख ही लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपका सारा कवर होता हुआ चले। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, जो आपकी ऐसा कोई भी सोर्स है या फिर ऐसे सर्किट की प्रॉपर्टी है या नेटवर्क ऐसा है जिसमें करंट दोनों दिशाओं में फ्लो हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका बायलैटरल नेटवर्क कहलाता है। बायलैटरल बोले तो बायलैटरल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए जो आपका करंट है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करे। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ से अगर आपका करंट जा रहा है तो करंट रेजिस्टेंस के इधर भी फ्लो हो सकता है, और अगर आप यहाँ से करंट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है, तो करंट इधर भी फ्लो हो सकता है। जबकि अगर बात करें हम डायोड के केस में, तो डायोड के केस में या ट्रांजिस्टर के केस में या SCR के केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यूनिसेलुलर डिवाइस है या यूनिलैटरल बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो बायलैटरल और यूनिलैटरल का आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यूनिलैटरल करके लिख लीजिए, करंट जो आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके बायलैटरल हैं, दोनों दिशाओं में इनमें करंट फ्लो हो सकता है। और अगर बात करें हम जो बायलैटरल है फ्रेंड्स, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, मतलब प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र, ये आपके हो गए बायलैटरल, दो तरफा, दोनों दिशाओं में करंट फ्लो होने वाले।
और अगर एक तरफा करंट फ्लो होने वाले या यूनिलैटरल की बात करें तो यूनिलैटरल में एग्जांपल लिखिएगा आपका CRO हो गया, SCR हो गया, CRO नहीं SCR लिखना, SCR हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके यूनिलैटरल है, एक दिशा में इनकी करंट फ्लो होगी, ठीक है, दो दिशा में इनसे करंट पास नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये है देखिए यहाँ पर भी इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। 44 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट डायरेक्ट करंट इज नीडेड। कौन से इक्विपमेंट में निम्न में से किस उपकरण में सीधे प्रवाह की आवश्यकता होती है। ये पूछा जा रहा है कौन से उपकरण में डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन ए है आपका टेलीफोन, ऑप्शन बी है रिलेज, ऑप्शन सी है आपका टाइम स्विचेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड अगर बात करें हम कि इन ये सारे के सारे जो उपकरण हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनको डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब डीसी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, आपका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। सारे ही जो आपका टेलीफोन होता है उसको भी डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है उसमें भी डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम स्विचेस होते हैं उसमें भी डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे ही हो गए। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं वो आपके डीसी पर ही वर्क करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका 45 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट बायलैटरल। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब वही पूछ रहा है बायलैटरल नेटवर्क या एलिमेंट नहीं है। निम्न में से कौन सा तंतु द्विपार्श्विक नहीं है। तो अब बायलैटरल नहीं पूछ रहा तो बोल रहा है कि यूनिलैटरल होना चाहिए। तो अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अगर बायलैटरल की बात करें तो बायलैटरल में क्या क्या है, पहले बायलैटरल लिख लीजिएगा। तो रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये बायलैटरल हो गए। अब बचा क्या, डायोड बचा और ट्रांजिस्टर बचा। तो आप देख लीजिए जो भी आंसर हो इन दोनों में से आपका इसमें तो वो टिक कर दीजिएगा। तो डायोड नहीं दे रखा है पर ट्रांजिस्टर दे रखा है, तो ट्रांजिस्टर आपका इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पर बढ़िए 46 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फ्रेंड्स कि 46 में बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयंस। तो क्या डिफरेंस होगा, मेजर डिफरेंस क्या होता है। आयन आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल्स विच द एटम आर न्यूट्रल एज अ होल। अगर बात करें हम कि जो आपका आयंस हैं तो आयन चार्ज पार्टिकल होते हैं जबकि एटम्स आपका न्यूट्रल होता है। ये भी क्वेश्चन में इससे पहले वाले लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ फ्रेंड्स, जो लेक्चर नंबर आपका था पहला उसमें। तो जो आयन है वो आपके क्या है, आवेशित कण हैं, और जो आपके क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं जिसको। तो अणु क्या है आपका, एटम क्या है आपका, एटम होता है आपका उदासीन। ठीक है, तो इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये यहाँ आपका पहला चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे वो फिनिश हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं आज ही मैं एक और देखूंगा कि अगर हो सकता है कुछ छूटे छाटे हों तो उनको एक लेक्चर के माध्यम से और बता दूंगा। बाकी आपका पहला चैप्टर तो फिनिश्ड हो ही जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले चैप्टर से इतने ही बन सकते हैं, हो सकता है कुछ और बचे हों तो उसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्टिकल्स एक्ट एज ए करंट कैरियर इन अ मेटेलिक कंडक्टर्स। तो सबको पता है जो करंट के कैरियर जिसको बोला जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें तो निसंदेह कहेगा हर बंदा, अगर मैं सबसे पूछूं तो सारे बच्चे कहेंगे इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, कैरियर चार्ज होते हैं। ठीक है, मतलब करंट कैरियर चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे या फिर और ज़्यादा आपके लिए MCQs बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या है ये कि उनको अभी जो MCQs हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट जब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट आपके MCQs के साथ।